सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडोना से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीति विचारकों के अंतर्गत आज हम थॉमस हॉब्स के बारे में चर्चा करेंगे। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स पाश्चात्य जगत के वो विचारक, ऐसे राजनीतिक विचारक जिनकी चर्चा सामाजिक समझौता सिद्धांत के साथ साथ संप्रभुता के बारे में उनके विचारों के लिए भी की जाती है। तो हॉब्स के आज सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हॉब्स का जीवन परिचय। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के मेलसम्बरी नामक स्थान पर 1588 में हुआ था। यही वह वर्ष था जब आर्मेडा का युद्ध हुआ था और ब्रिटेन में सर्वत्र भय का साम्राज्य था। हॉब्स का कथन है, वो क्या कहते हैं देखिए स्वयं ही, कि आर्मेडा के वर्ष में जब युद्ध हुआ था, उसकी जननी ने, जो उसकी माता है, ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया है, उसे तथा भय को। तो वो स्वयं को भय के साथ ही मानते थे। सर्वत्र उनके जन्म के समय ऐसा माहौल था जिसकी वजह से वो खुद भी भयग्रस्त रहते थे, या कह सकते हैं कि डरपोक टाइप से मान सकते हैं उन्हें। संभवतः भय के इस साम्राज्य ने ही उसे डरपोक बना दिया था। वह एक पादरी का पुत्र था। उसने ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की और विश्वविद्यालय शिक्षा छोड़ने के बाद वह विलियम कैवेंडिश, जो बाद में डिवेनशायर के अर्ल हुए, के उत्तराधिकारी का शिक्षक बना। और उसके बाद कैवेंडिश के साथ ही यूरोप की उन्होंने यात्रा की और वहाँ से यूरोप की उन्होंने जो भ्रमण है वो 1629 से लेकर के 1631 तक किया। और फिर वहाँ से उनके लौटने के बाद इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था और गृह युद्ध में वहाँ के निरंकुश राजतंत्र के मुख्य समर्थकों को जेल में डाल दिया गया। और इससे हॉब्स चिंतित और भयभीत हो उठे, क्योंकि उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए पैम्पलेट लिखा था। इस कारण वो घबरा कर, वहाँ से डर कर फ्रांस चले गए और अगले 11 वर्ष उसने पेरिस और हॉलैंड में अध्ययन करते हुए बिताए। इसी बीच वह इंग्लैंड से भागकर पेरिस आए हुए युवराज तथा भावी राजा चार्ल्स द्वितीय का शिक्षक भी रहा। चार्ल्स द्वितीय के इंग्लैंड के शासक बनने पर वह पुनः इंग्लैंड आ गए और जीवन पर्यंत यहीं रहे। वह 1679 में उनका देहांत हो गया। तो 1660 में जब चार्ल्स द्वितीय शासक बने, राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई, तो वो भी फ्रांस से ब्रिटेन आ गए और यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय ने उनके लिए पेंशन बांध दी, जिससे उनका गुजारा आराम से होने लगा। तो ये था उनका जीवन परिचय। बात करें रचनाओं की, तो उनके द्वारा जो रचनाएं उनकी लिखित है वो है डी सीवे। प्रथम डी सीवे लेवियाथन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका अक्सर उल्लेख उनके बारे में पढ़ते हैं, एक एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। डी कॉर्पोरे पॉलिटिको, डी होमाइन, कानून के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, गृह युद्ध पर एक वार्ता, ए डायलॉग ऑन द सिविल वार्स। तो ये उनके द्वारा रचित पुस्तक है। अब देखते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, राज्य की स्थापना कैसे होती है, राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत। सबसे पहले उसका जो भाग है वो है मानव स्वभाव का चित्रण।
मानव स्वभाव के संबंध में होब्स के विचार हमें सबसे पहले 1640 में प्रकाशित उनकी जो पुस्तक है डी कॉर्पोरे पॉलिटिको उसमें मिलते हैं, और उसके बाद लेवायथन जो लेवियाथन बुक है उसमें होब्स ने मानव का चित्रण है वो एक स्वार्थी तथा भयग्रस्त प्राणी के रूप में किया है। तो मनुष्य को एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी उन्होंने माना है, जो सदैव स्वयं अपने ही हित साधन की चेष्टा में लगा रहता है और अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़े करता रहता है। तो मनुष्य को महास्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी उन्होंने माना। उसका मुख्य उद्देश्य देखो, मनुष्य के मुख्य उद्देश्य बता रहे हैं वो अपने यश को बढ़ाना होता है, और उसमें शक्ति वृद्धि की लिप्सा बराबर बनी रहती है कि कैसे मैं अपनी शक्ति में वृद्धि करूं। ये लालसा या लिप्सा लगातार उसमें बनी रहती है। इसकी वजह से वह बराबर बेचैन रहता है, और मनुष्य की ये लालसा लिप्सा तभी लुप्त होती है जबकि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अपनी मृत्यु तक वह लगातार अपने यश को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वो कोशिश करता रहता है। ये एक उसमें भूख उत्पन्न हो जाती है जो उसकी मृत्यु से ही खत्म होती है। तो ये मानव स्वभाव के इस बारे में उनका चित्रण। तो मनुष्य को महास्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी और लगातार अपने यश को बढ़ाने में रुचि लेने वाला व्यक्ति उन्होंने बताया है। ये उनकी सोच। अब बात करें प्राकृतिक अवस्था। जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें मनुष्य कैसा है? राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को होब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है। प्राकृतिक अवस्था की उन्होंने जो कल्पना की है वह वस्तुतः अराजकता का ही दूसरा नाम है। इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्ष या युद्ध चलता रहता है। तो वहाँ प्राकृतिक अवस्था का मतलब जहाँ कानून या जो राज्य की व्यवस्था थी वो नहीं होती थी, तो उसको अराजकता उन्होंने कहा है। होब्स लिखते हैं, हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं। क्यों होता है संघर्ष? तो पहला कारण है प्रतिस्पर्धा, दूसरा भय, और तीसरा यश। जैसे कहा कि यश की वृद्धि के लिए लगातार प्रयास करते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण वह लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं? लाभ के लिए। और भय के कारण रक्षा के लिए, और भय रहता है तो रक्षा के लिए। और यश के कारण प्रतिस्पर्धा, प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि यश से जो आती है के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। तो ये संघर्ष का कारण ये है कि प्रतिस्पर्धा कैसे उसको लाभ ज़्यादा हो, और भय कैसे उसकी रक्षा हो, और यश कैसे उसकी प्रसिद्धि निरंतर होती रहे। इसी वजह से संघर्ष होता है। उसकी प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है, शक्ति का बोलबाला उन्होंने माना है कि अवधारणा पर आधारित थी। उसके अनुसार ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधन, ज्ञान व समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता तथा मनुष्य का जीवन, अब देखिए ये जो मनुष्य का जीवन उन्होंने बताया है, अक्सर ये इसकी आप अगर आगे चल कर के पॉलिटिकल साइंस में करियर बनाओगे तो अक्सर पूछा जाता है कि मनुष्य का जीवन उन्होंने प्राकृतिक अवस्था में कैसा बताया है। तो उसके लिए है कि मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाशविक और क्षीण होता है। तो एकाकी, दीन, अपवित्र, पाशविक और क्षीण उन्होंने मनुष्य का जीवन बताया है। यह है प्राकृतिक अवस्था। और बात करें प्राकृतिक अधिकार, तो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार भी उन्होंने बताया है। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार देखिए, ये एक ही प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं। जॉन लॉक, आगे पढ़ेंगे अपन, 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। तो कौन से प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं होब्स? वो है प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से देखें तो हम अगर इस दृष्टिकोण से देखें कि राज्य की तुलना में व्यक्ति को महत्व देने की बात करें, तो यहाँ पे होब्स प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता देता है। तो ये हम कह सकते हैं व्यक्तिवाद के एक प्रबल समर्थक यहाँ पे होब्स हमें नजर आते हैं। अब बात करें प्राकृतिक कानून की, तो प्राकृतिक कानून द्वारा मनुष्य को ऐसा कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात
प्राण रक्षा के लिए घातक हो। तो ऐसे काम करने से रोका जाता है जो प्राणों के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से जहाँ स्वतंत्रता का आभास होता है, वहीं प्राकृतिक कानून से दायित्व का, जिम्मेदारी का। प्राकृतिक अधिकार निरंतर संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं, किंतु प्राकृतिक कानून बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट किए हुए नियम हैं जिनके अनुसार आचरण करके व्यक्ति सुगमतापूर्वक अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकते हैं। तो जो प्राकृतिक अवस्था की अराजकता है, उससे अगर प्राकृतिक कानून का हम सब, वो उनका कहने का अर्थ था, उस दौरान सभी मनुष्य पालन करें तो वो बच सकते थे। इस प्रकार 19 प्राकृतिक नियमों की हॉब्स कल्पना करते हैं, जिनमें 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ प्राकृतिक कानून की या प्राकृतिक नियमों की बात भी वो करते हैं। कहते हैं 19 प्राकृतिक नियम है, उनमें से 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका उल्लेख उन्होंने किया है। तो प्राकृतिक नियम जो 3 उन्होंने बताए, पहला, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए। तो आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए और शांति स्थापित करने के लिए जो पहला नियम उन्होंने बताया, उसके लिए अपने प्राकृतिक अधिकारों का अगर त्याग भी करना पड़े तो उन्हें करना चाहिए और दूसरों के विरुद्ध उतनी स्वतंत्रता पर ही संतोष कर लेना चाहिए जितनी वह दूसरों को स्वयं के विरुद्ध देने को तैयार हो। तो जितना वो स्वयं अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर सकता है, उतना ही दूसरों से अपेक्षा कर सकता है। ये वो बात वो कहते हैं। तीसरा, तृतीय नियम यह है कि व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो स्वयं उसने किए हैं। तो जो समझौते बनाए गए हैं उनका पालन उन्हें करना चाहिए। तो ये 3 नियम, प्राकृतिक नियम जो 19 बताए, उसमें से 3 वो कहता है कि इनका पालन हो जाए तो काम बन सकता था, वो वहाँ पे अराजकता की स्थिति खत्म हो सकती थी। तो ये सभी मनुष्यों से वो अपेक्षा करता है। इस प्रकार प्रकृति के यह नियम उन शर्तों की व्याख्या करते हैं जिनके आधार पर समाज का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। तो ये उन शर्तों की व्याख्या करते हैं जिससे समाज बनता है। तो समाज बनने की शुरुआत जो है वो कहाँ से आती है? प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक नियमों से। आगे कैसे अनुबंध हुआ है और कैसे राज्य की उत्पत्ति होती है। तो सामाजिक समझौते में जो समझौता हुआ है वो कैसे होता है? देखिए, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, किंतु बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उनका पालन नहीं किया जा सकता। वो नियम विद्यमान तो थे, लेकिन जनता या नागरिक उसका पालन नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई उस पर बाध्यता नहीं थी, कोई उसको जो है नियमों का पालन कड़ाई से कराने वाली शक्ति वहाँ पे विद्यमान नहीं थी। तो बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता था। और जब तक सभी उसका पालन न करते, कोई एक व्यक्ति उनका सफलतापूर्वक पालन ना कर सकता था। अतः आवश्यकता, तो जब तक सभी लोग उसका पालन नहीं कर सकते थे तो एक भी व्यक्ति भी उसका पालन नहीं करता। अतः आवश्यकता एक ऐसी संस्था की थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति रखने हेतु बाध्य कर सके। तो ऐसी बाध्यकारी शक्ति की आवश्यकता थी, और वो बाध्यकारी शक्ति कौन बनी वहाँ पे? वो बाध्यकारी शक्ति बनी राज्य। व्यक्तियों में स्वार्थ और अराजकता के होते हुए भी, तो इतना स्वार्थ, भयग्रस्त, अराजकता फैलाते हुए भी उनके अंदर आत्मरक्षा, शांति और सुरक्षा की इच्छा तो विद्यमान थी। तो ये चीज़ें तो उनमें विद्यमान थी, आत्मरक्षा की भावना, शांति की इच्छा, सुरक्षा की इच्छा, और साथ साथ में उनमें बुद्धि भी विद्यमान थी। तो ये कहते हैं बुद्धि भी उनमें होती है। अतः वह इस प्रकार की संस्था की स्थापना के लिए प्रेरित हुए। तो चूंकि उनमें आत्मरक्षा, शांति, सुरक्षा और बुद्धि उनमें विद्यमान थी, ये भावनाएं उनमें थी, तो ये भावनाएं कहाँ से आई? बुद्धि से। तो इस कारण ऐसी संस्था की स्थापना के लिए वो प्रेरित हुए जो लोगों को नियमों का कड़ाई से पालन करवा सके। और उसके लिए फिर निरंकुश राजा की वो कल्पना करते हैं कि निरंकुश राजा होना चाहिए जिससे कि सारे नियमों का पालन हो जाए। होब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का केवल एक तरीका है, और वह है समस्त व्यक्तियों का, देखिए क्या तरीका बताते हैं, समस्त व्यक्तियों का
अपनी समस्त शक्ति को, ये अपने को याद रखने लायक बातें हैं, समस्त व्यक्तियों का अपनी समस्त शक्ति को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देना। इसमें प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, वो क्या कहते हैं, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा संबोधित करके, मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति या सभी को इस शर्त पर देता हूँ, मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति या सभी को इस शर्त पर देता हूँ और उसकी सत्ता को इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तू भी इसी प्रकार अपने सब अधिकार इसे दे दे। तो मैं इस शर्त पे देता हूँ अपने सब अधिकार कि तू भी सभी अधिकार अपने इसे दे दे और उसके सभी कार्यों को स्वीकार करे। तो मैं इस शर्त पे, इस प्रकार सारे लोग, सारी जनता जो है आपस में एक समझौता करती है और अपने सभी अधिकारों को एक व्यक्ति को वो समर्पित कर देती है, एक संस्था को समर्पित कर देती है और उसका नाम उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पे शासक बनेगा। तो ये इस प्रकार से एक निरंकुश शासक की यहाँ पे कल्पना उनके द्वारा की गई, जिसका उल्लेख वो करता है लेवियाथन के अंदर। यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य का जन्म जनता के आपसी समझौते द्वारा हुआ। तो जनता ने आपस में समझौता करके उसकी जो है परिकल्पना की है। शासक समझौते का एक पक्ष होने के स्थान पर, वो पक्ष नहीं है, देखो, शासक ने जनता से नहीं कहा है कि आप मुझे इतनी शक्तियां दे दो, अपने इतने अधिकार दे दो, बदले में मैं आपको सुरक्षा देता हूँ। तो यहाँ पे बराबरी का नहीं है मामला, एक तरफा है सारा का सारा। वो उसका एक पक्ष होने के स्थान पर उससे बाहर और उससे ऊपर है, वो उसमें शामिल नहीं था। केवल उसको तो सब लोगों ने अपने अधिकार जो है वो सौंप दिए थे। होब्स के द्वारा समझौते का ये रूप निरंकुश शासन का समर्थन करने और जनता को प्रत्येक स्थिति में राज्याज्ञा, राजा की जो आज्ञा है, राज्याज्ञा के पालन का पाठ पढ़ाने के लिए किया गया है। तो समझौते का जो रूप उन्होंने निरंकुश राजा की वहाँ पे स्थापना को करते हुए नजर आते हैं। तो होब्स किस प्रकार अनुबंध द्वारा राज्य की स्थापना हुई उसके बारे में होब्स के विचार और क्या उनके प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक अधिकार, जो एक अधिकार उन्होंने कहा है, प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्य को करने की स्वतंत्रता वो देते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव कैसा है, तो उसका उन्होंने चित्रण और उनकी रचनाएं और उनका जीवन परिचय। तो ये था होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। धन्यवाद।